हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चंस जो है उसका आंसर बताइएगा। एक देखते हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तो निम्न में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है। एक बात याद रखना, जब भी संगम कविताओं और उसमें मूवेंदार की बात मिलेगी ना, और तीन कौन है, तीन मुखिया, जब भी ऐसी चीजें आएंगी तो हमेशा वो तीन मुखिया होते हैं, चोल चेर पांड्या। एसएसटी में आपको रटना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन है, चोल चेर और पांड्या। ये क्या है, ये तीन मुखिया हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि क्या होगा तो चोल चेर पांड्या होगा। इसका आंसर आपको रट लेना है, याद कर लेना है और कॉपी में भी नोट करते जाना, ठीक है। चलो, और एसएसटी में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है ना कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि उपनिषद का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, गुरु के समीप बैठना, वहां से ज्ञान प्राप्त करना। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि निम्न कथनों में से उपनिषद के संदर्भ में सही क्या है, तो देखो पहला लिखा है कि उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उपनिषद के संदर्भ में सही चीज पूछी है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ये एकदम सही है। इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, प्रायः विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। इसमें से केवल एक सही है कि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। तो आपका कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये कुछ चीजें हैं जो कि हर बार पूछता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलो, अब ये है, इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, उसके सही वंशानुक्रम का आपको चयन करना है। मतलब एक क्रोनोलॉजी होती है जो दिल्ली सल्तनत है, तो उसमें सही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड का भी हम यूज करेंगे, तो सभी में तुर्क है, तो यहां से आप एलिमिनेट कर नहीं सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि तुर्क के बाद से एक दो पता रहेगा तो आप कर लेंगे। तुर्क के बाद से क्या होगा, तो तुर्क के बाद से खलजी होगा। तो खलजी कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके खत्म हो गए। तो तुर्क और खलजी। अब तुगलक और सैयद से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो तुगलक आया था पहले कि सैयद था, ये आप बताइए। तो पहले था तुगलक। तो तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इसको मैं देखो आपको ना निमोनिक्स में ज्यादा याद करो, जैसे कि 93 का हमारा पहला सही है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, TKTSL। ये निमोनिक्स है, कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि हम ऐसे याद करते तो हमें भूल जाता है। ऐसे याद करना, TKTSL। तो इससे क्या हुआ ना कि आपको ये क्रम में याद रहेगा। टी से हमारा तुर्क हो गया, के से हमारा खलजी हो गया, टी से हमारा तुगलक हो गया, एस से हमारा सैयद हो गया, एल से हमारा लोदी हो गया। तो देखा आपने कितना आसान हो गया। तो ये भी ट्रिक्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो, अब ये है हमारा, ये तो आप सभी का फेवरेट है, एलिमिनेशन के मेथड से करेंगे। देखिए, इसमें ना क्या दिया है कि सूची ए में दी गई नृत्य शैलियों का सूची बी में उनसे संबंधित राज्यों से मिलान करना है। तो आपको पता है भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का होता है, कथकली हमारा केरल का होता है, ठीक है। आपको दो पता है, मतलब पहले का बी और दूसरे का सी। तो कहाँ पर मिलेगा पहले का बी, बस एक ही इसी में दिया ही है, आप देख रहे हैं, पहले का बी दूसरे का सी, और किसी में नहीं है। तो दो पता है, तो आपका तब भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद से जो हमारा यच, यहाँ पर देखिए यक्षगान एंड कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी भी आपको पता ही होता है हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। मतलब इसमें आपका 4 का ए निकल गया, ठीक है। और तीसरे का क्या होगा, तो तीसरे का हमारा यक्षगण कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली हमारा केरल है, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश है और यक्षगान हमारा कर्नाटक है। तो बहुत आसानी से आंसर आया है एलिमिनेशन मेथड से, और ये पूछेगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आंसर भी देते जाइएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा कथन नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है। नयनार क्या होते हैं, अलवार क्या होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या चीजें इसमें सही नहीं है, तो देखिए सही गलत वाला बताना है। तो पहला देखिए लिखा है कि ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। जी हाँ, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, ये भी बात सही है। वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। जी हाँ, जो नैनार होते हैं वो शिव को बोलते हैं, अलवार जो है विष्णु को बोलते हैं। बट वे संगीत का विरोध करते थे। जी नहीं, तो यही हमारा गलत हो गया, और गलत वाला पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बाकी ये 4 पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये मुझे पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे। तो 95 का हमारा 4 आंसर इज राइट। ओके, चलिए चलो अगला क्वेश्चन।
देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को, मतलब फिर से क्रोनोलॉजी बताना है कि कैसे उनका पतन का कौन कौन सा कारण था, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ऑर्डर में बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। पहला लिखा है कि प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, ईरानी और तुरानी मूल के अविभाजितों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। अब चारों में से आपको पता होना चाहिए कि पहला इनका कारण क्या था। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इनका पहला कारण था सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। पतन का इनका कारण था, तो क्रोनोलॉजी में हमारा ये पहला हो जाएगा सी। तो चलो एलिमिनेट करते हैं। कहीं पर सी लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है, आंसर अपने आप आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे, यही हमारा राइट आंसर है। तो पहले सी हुआ, उसके बाद से क्या हुआ है, उसके बाद से प्रशासन की कार्यकुशलता का हमारा विघटन, ठीक है। देन सी हो गया, ए हो गया, ये दूसरे पे आएगा देखिए, और तीसरे पे हमारा आ जाएगा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। और चौथा आपको पता ही है, ईरानी और तुरानी मूल के अविभाजितों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, तो ये हमारा चौथा हो गया। तो ऐसे आपका आंसर निकलेगा। ये जिसको ये याद करना पड़ेगा, कॉपी में नोट करके रट लो कि क्या क्या इनके पतन के कारण थे। चारों पॉइंट्स एकदम सीरियल वाइज में जैसे यहाँ पर है ना, वैसे नोट कर लो। चलो अब ये देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करो तथा उपयुक्त विकल्प चुनो, मतलब दोनों सही है कि एक सही है। पहले देखिए लिखा हुआ है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। जी हाँ, एकदम सही है। तो ये आपका एकदम सही, ये याद होगा तो ही कर पाओगे। दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। ये पॉइंट इसमें गलत लिखा है, मिली थी और यहाँ पर लिख दिया नहीं मिली। देखिए इस चीज की वजह से गलत हो जाता है, नहीं लगा दिया है। तो ए हमारा सही है, बी हमारा गलत है। तो ए सही है किंतु बी गलत है। कहां पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है किंतु बी गलत है। ये सारे पॉइंट्स याद कर लो। चलो अब ये कर लेते हैं। फिर से कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछा था। देखिए इसमें पूछा था कि निम्न कथनों पर विचार करो तथा उपयुक्त विकल्प चुनो। कथन ए लिखा है कि अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया, ठीक है। और बी लिखा है कि सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो क्या इसमें दोनों सही हैं, एक सही है, और क्या ये इसका कारण भी सही है? तो देखिए इसमें दोनों सही है, तो पहले हम दोनों वाला ढूंढते हैं। ये रहा, किंतु एक का कारण बी है और इसमें लिखना नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें तीसरा सही है, क्योंकि ये दोनों सही है। और ये जो ए है ना, अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया, इसका कारण यहां पर दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होता, कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी, इसीलिए। ठीक है, तो दोनों बातें एकदम सही है, साथ में इसका कारण भी सही है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एसएसटी के जब मेरा एग्जाम रहता था तो मैं ना, जो मुझे नहीं आता था उसको मैं कॉपी में बाकायदा अच्छे से लिखती थी, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये है सीटेट का मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं नहीं तो कम से कम 10 से 15 बार रिपीट किया है। स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी है? और वो लिखी है ताराबाई शिंदे ने। नाम रट लो, याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट है ये आंसर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखिए तारा शिंदे वाला, मैं आपको इसके मतलब इतने क्वेश्चन ये दिखा सकती हूँ ना, यूपी टेट से लेके सी टेट हर जगह पूछा हुआ है। स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी है? तो वो लिखी है ताराबाई शिंदे ने। चलिए, और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? तो ये तो आप सभी जानते हैं, हम पढ़ते भी आते हैं, ये तो 6 to 8 के एनसीईआरटी के बुक्स में डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है। तो वो है रुकैया सखावत हुसैन। सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अब ये है हमारा, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं पहले। मॉरिशस और त्रिनाद के बगानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब
परिवारों से लाया गया था, क्योंकि इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की। इससे उनके सामाजिक जीवन को सुधारने में और ऊर्ध्व गतिशीलता अर्जित करने में सहायता मिली। इनके पास यह काम करने के लिए पर्याप्त कद काठी और कौशल था। वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। तो देखिए, इसका मैं पूछा गया क्योंकि पूछा है, तो इसका रीजन क्या होगा वो सुनिए। एक तो ये इसका रीजन एकदम सही लिखा है कि इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की। दूसरी चीज, वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। यही दोनों सही है, तो ए और डी सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये पॉइंट आपको लिख कर नोट करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, तभी जाकर आप कर पाओगे। चलिए, अब ये 1 2 3 4 वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। देखिए, लिखा हुआ है इसमें, स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न हुआ। आप सभी को पता है कि अंग्रेजी शासन के ही विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो निम्न विचारों को प्रोत्साहित किया। इसमें से सही विकल्प का चयन करना, इन सभी में से। ठीक है, तो पहला देखते हैं, स्वदेशी व्यापारिक संगठन। ठीक है, क्या इन विचारों को प्रोत्साहित किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा का उपयोग एंड स्वदेशी पुलिस। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें चौथा छोड़ के इन तीनों को प्रोत्साहित किया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, स्वदेशी पुलिस को हटाकर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वदेशी व्यापारिक संगठन, राष्ट्रीय शिक्षा एंड भारतीय भाषा का उपयोग। इन विचारों को प्रोत्साहित किया गया था, इसको नहीं। ठीक है, तो चलिए, चलो अगले पे चलते हैं। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये कहाँ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी वैसा ही है। फिर ये लोग ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ये कथन वाला। देखिए, थोड़ा सा इसको और जूम करती हूँ। लिखा हुआ है कि ए और बी को पढ़ो और बताओ क्या चीजें हैं। तो पहला लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। एकदम सही है, 100% सही है अगर आपने पढ़ा होगा तो। एंड दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए काम करेंगे। जी हाँ, एकदम सही है, तो दोनों सही है, ये वाला होगा। क्या ये इसकी व्याख्या करता है? तो जी हाँ, नहीं वाला हटा दो, कथन बी जो है ना, ये ए की व्याख्या करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये जो लिखा हुआ है बी, दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि हम एक साथ मिलकर सरकार के लिए काम करेंगे, तो ये एकदम बात सही है, क्योंकि तभी तो ये हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये इसका रीजन एकदम सही लिखा है। चलिए, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। निम्न में से कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे? इनमें से बताओ कौन कौन से गुट निरपेक्ष के सदस्य थे? बहुत आसान है। इंडोनेशिया था, जी हाँ। मिस्र भी था, आप सभी को पता है। घाना भी था। इंग्लैंड और ब्रिटेन नहीं है। तो आंसर तो एकदम आसान है, ये तो बहुत आसान है, ए बी सी, ये हमारा सही हो जाता है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे इंडोनेशिया, मिस्र एंड घाना। इंग्लैंड और ब्रिटेन नहीं था। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और इसमें आपको बस बताना है कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, हिंदी का भी दिखा देती हूं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मिलान किया गया है। मंगल को आप आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इंटरनल प्लेनेट। जी हाँ। आप क्या शुक्र को बौना ग्रह बोलते हैं? जी नहीं। बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है? ये भी नहीं। आप इन दोनों का आंसर बताइए, शुक्र को क्या कहते हैं, बृहस्पति को। पृथ्वी आप सभी को पता है 5वां बड़ा ग्रह है आकार में, याद रखना आकार में। तो हमारा केवल पहला चौथा सही है, यही सही मिलान है, पहला और चौथा। तो कहां पर है आंसर? ये रहा ऑप्शन नंबर 4। याद रखना, मंगल को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और पृथ्वी को हम आकार में 5वां बड़ा ग्रह कहते हैं, मतलब प्लेनेट। यहां पर भी देख लीजिए, मार्स जो है हमारा इनर प्लेनेट है और अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो ये क्लास थी। अगर आपको क्लास सच में पसंद आएगी तो मैं ऐसी और भी बहुत सारी क्लासेस लेने की कोशिश करूंगी। देखते हैं आज आप कितना लाइक करते हो। आज कम से कम 500 लाइक तो कर ही दो। 500 लाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 हज़ार लोग देखेंगे तो 500 लाइक तो आप कर ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।